जय हिंद साथियों। दोस्तों आइए देखते हैं आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 10 फरवरी का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में भारत रत्न 2024 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न 2024 रिसेंटली। तो दोस्तों अभी भारत रत्न जो अवार्ड है यहां पर 3 और व्यक्तियों को दे दिया गया है। इसके पहले हमने आपको 2 और व्यक्तियों के नाम बताए थे, यहां पर 3 और जुड़ गए हैं। तो टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न 2024 में सम्मानित किया गया है। तो इसमें कौन कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में तीनों को यहां पर भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये भी भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एमएस स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं, भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल्स से इनके बारे में, आखिर इन्हें क्यों दिया गया, इनकी हिस्ट्री को जानते हैं जो आपसे पूछी जा सकती, डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए इमेज देखिए आप। यहां पर आप देख रहे हैं किसान नेता चौधरी चरण सिंह को, यहां पर आप देख पा रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव को, और ये है एमएस स्वामीनाथन। इन 3 व्यक्तियों को अभी यहां पर कल ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। दोस्तों 2024 में टोटल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। वैसे तो एक साल में मैक्सिमम 3 लोगों को ही भारत रत्न दिया गया है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। तो आमतौर पर एक साल में 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। लेकिन आप अपडेट कर दीजिए, आप मोदी सरकार के मतलब कह सकते हैं प्रेजेंट में मोदी सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है। तो अब यहां पर आप अपडेट करेंगे, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। तो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव जी का जो जन्म है वो तेलंगाना में हुआ 1921 में, और इनका निधन 2004 में हुआ है। इनका अगर पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनका पूरा नाम है पमुलापति वेंकट नरसिंह राव। देखिए नरसिंह राव की हम बात करें तो भारत के 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका कार्यकाल 1991 से लेके 96 तक रहा है। देखिए भारत के बहुत बड़े बड़े पदों तक इन्होंने कार्य किया है। भारत के होम मिनिस्टर थे, भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे, इसके अलावा भारत के डिफेंस मिनिस्टर भी थे। यहां पर अगर मैं आपको बता दूं 1971 से लेके 1993, तो 1971 से 1973, तो यहां पर ये करेक्ट कर लीजिएगा 71 से 73 है। ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी की। तो इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, एक गांव है, इस गांव का नाम है नूरपुर विलेज। 1902 में इनका जन्म हुआ है 23 दिसंबर को। और दोस्तों इनकी याद पर हम 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं? किसान दिवस भी मनाते हैं। देखिए 1937 में सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है छपरौली से ये इलेक्ट हुए थे, यहां पर ये चुने गए थे। चौधरी चरण सिंह भारत के किस नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत के 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, और 1987 में इनकी डेथ हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, ये बात याद रखेंगे। अब दोस्तों आइए बात करते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं स्वामीनाथन जी का। तो ये हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। दोस्तों इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ है। कहां पर हुआ है? 1925 में 7 अगस्त को इनका जन्म हुआ, कुंभकोणम नाम के स्थान पर। देखिए 2023 में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था 28 सितंबर को ये हमें यहां पर इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और इनका निधन हो गया, चेन्नई में इनका निधन हुआ है। दोस्तों ये पौधों के जेनेटिक साइंटिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। 1966 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था 1966 में, जहां पर गेहूं का जो उत्पादन था 500% बढ़ गया था। तो दोस्तों हाई यील्डिंग वैरायटी की जो सीड्स थी उसका इस्तेमाल किया गया, और इसका श्रेय जाता है स्वामीनाथन जी को। ठीक है। 1966 में जो मैक्सिको में बीज था, तो वहां से पंजाब की घरेलू किस्म के साथ इसे हाइब्रिड किया गया और हाई क्वालिटी वाले गेहूं को डेवलप किया गया, जिसके बाद से भारत में कभी अनाज की कमी ही नहीं हुई। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो चौथे ऐसे व्यक्ति हैं कर्पूरी ठाकुर। मैंने आपको बताया था इन्हें 23 जनवरी को इसी साल भारत रत्न दिया गया है। इनका संबंध बिहार राज्य से है। ये 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। 4 व्यक्तियों को यहां पर हम बात करें तो 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं जिन्हें मरणोपरांत सम्मानित नहीं किया गया है। तो आडवाणी जी जो हैं
इनको छोड़कर चारों व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न मिला। ये 50वें व्यक्ति थे और 5वें व्यक्ति हैं 2024 में जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1927 में इनका जन्म हुआ था कराची, पाकिस्तान में। भाजपा के संस्थापक सदस्य थे और भाजपा की स्थापना 1980 में हुई है। दोस्तों बात यहां पे भारत रत्न की कर ले तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई है, 1954 में हुई है। ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है? जन सेवा, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र, यहां पर आर्ट के क्षेत्र, और यहां पर आप देख पा रहे हैं जन सेवा, सारी ही मैंने बता दी। इन क्षेत्रों में भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। और दोस्तों भारत रत्न जो है मैंने आपको कई बार बताया, पीपल के पत्ते के आकार का जैसा होता है। इसका जो मुख्य भाग होता है यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो ये किसका बना होता है? प्लेटिनम का। इसमें सूर्य है, भारत रत्न पहले लिखा है। इसका जो पिछला वाला भाग होता है उसमें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। क्लियर है। और भारत रत्न से यहाँ पे 3 व्यक्तियों को पहली बार सम्मानित किया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजा गोपालाचारी और सीवी रमन जी को, ठीक है। आइए बढ़ते दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर आप सभी के सामने रहा। मैंने आपको पूरा डिटेल से भारत रत्न के बारे में समझा दिया है, ठीक है। पूरा आपको यहां पर एक ही क्वेश्चन में सब कुछ रिलेट कर दिया है। अब आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभंकर क्या है? विच इज द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भी शुरुआत हो गई है। इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी एक तितली है, अष्टलक्ष्मी एक तितली है, इसे शुभंकर बनाया गया है यूनिवर्सिटी गेम्स का। देखिए उज्ज्वला की हम बात करें तो अभी खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ है, पहली बार पैरा गेम्स हुआ दिल्ली में। तो पैरा गेम्स का शुभंकर किसे बनाया गया? उज्ज्वला को। जूही चावला तो आपको पता है महिला है। तो दोस्तों महिला हॉकी जो एशियाई चैंपियनशिप हुई है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप हुई है, एशियाई चैंपियनशिप हुई है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे जूही शुभंकर था। अब देखिए बोमैन लिखा हुआ, मैन मतलब होता है पुरुष, तो पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, पुरुष हॉकी चैंपियनशिप आपको याद रखना है। पुरुष हॉकी चैंपियनशिप एशियाई चैंपियनशिप का शुभंकर बोमन को बनाया गया, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये कहां पर हो रहा है? तो दोस्तों चौथा संस्करण हो रहा है असम राज्य में हो रहा है। देखिए असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, और हेमंत बिश्वा शर्मा यहां पर इन्होंने शुभंकर जर्सी लोगो को लॉन्च किया है। इसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी है जो कि तितली है, बटरफ्लाई है। देखिए अष्टलक्ष्मी की हम बात करें तो जो पूर्वोत्तर भारत है तो वो इसका प्रतिनिधित्व करती है कि उसकी जो डाइवर्सिटी है, उसका जो वहां पर प्राकृतिक वैभव है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, जो अष्टलक्ष्मी को हमने यहाँ पर चुना है। अब दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स दे रहा हूं। 19 तारीख से 29 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां किया जाएगा? असम में। असम में कहां किया जाएगा? गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट मस्कट्स बता रहा हूं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो लद्दाख में भी होगा और जम्मू कश्मीर में भी होगा, तो इसका शुभंकर क्या है? शीनेशी। तो मैंने आपको बताया था शीनेशी क्या है? स्नो लेपर्ड है। क्या है? स्नो लेपर्ड है। वीरा मंगाई शुभंकर किसका था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर हुआ? तमिलनाडु में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है, हाल ही में खत्म हुआ है। मोगा क्या था? शुभंकर था 37 नेशनल गेम्स का, जो कहां पर हुआ? गोवा में आयोजित किया गया है, और इस बार कहां पर होगा? उत्तराखंड में होगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में हुआ था, और इसका जो शुभंकर था वीरा, जो कि चीता को रिप्रेजेंट करता है। ब्लेंज और टोंक, दोस्तों आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 खत्म हुआ जिसमें विनर ऑस्ट्रेलिया था भारत को हरा करके। तो ब्लेंज और टोंक ये इसका शुभंकर था। फे जो शुभंकर था एशियन पैरा खेल का था 2023 में जो हुआ है, और तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स हुआ 2023 में, इसका शुभंकर था जीतो। क्लियर है दोस्तों? आप सभी देख रहे हैं 10 फरवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार 801 दिनों से आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं, सबसे कम समय में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके में आपको देता हूं, और हर एक क्वेश्चन की डिटेल एनालिसिस में आपको देता हूं।
दोस्तों पीडीएफ आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाती है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे तो डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे, किसी भी दिन का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलता है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए आप इसे ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ के लिए। और ये आप इच्छाधारी हैं, आप ये कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। दोस्तों आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। दोस्तों रास्ते बहुत हैं, आप जहां जाओगे वहां उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन दोस्तों आप एक ही रास्ता चुनिए, पहले उसे खत्म कीजिए, फिर आप दूसरे रास्ते पे भी जाइए। कहते हैं ना, बार बार अपना मार्ग बदल लो तो आप भटकते रह जाओगे, आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए एक ही रेलगाड़ी में बैठ जाओ और अपनी डेस्टिनेशन में आराम से पहुंच जाओगे। जितना टाइम लगेगा देख लेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखते तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा प्लांट ये कहां पर स्थापित किया गया? तो दोस्तों राजनंदगांव। कहां पर? राजनंदगांव कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जो कि सौर ऊर्जा संयंत्र, यानी कि किस पे बेस्ड है? ये सोलर बेस्ड है, सोलर पावर प्लांट बेस्ड है, और जो भी एनर्जी आएगी उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे हम बात कर ले तो बेंगलुरु में क्या हुआ है? अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो हुआ 2023। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपो कहां पर हुआ है? 2023 बेंगलुरु में हुआ है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस भी यहीं खोला गया है। चेन्नई की अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? चेन्नई है महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर। कोलकाता में क्या हुआ दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। कहां पर? कोलकाता में किया गया है। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर प्लांट जो है, इसकी शुरुआत 2016 में हुई, और इसका जो स्थान है राजनंदगांव जगह छत्तीसगढ़ में है। ग्राम ढाबा पर इसका स्थापना हुआ है। 5 लाख यूनिट से ज्यादा प्रतिदिन ये बिजली का उत्पादन करेगा। इससे क्या फायदा होगा? बिजली आपको सस्ती रेट पर मिलेगी, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और भारत का जो लक्ष्य है कि हम लगातार जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है उस पर डिपेंडेंसी खत्म करें, भारत 2070 तक नेट न्यूट्रल होने का जो टारगेट रखा है उसकी तरफ ही भारत बढ़ेगा। तो यहां पर हर राज्य को मिलकर के पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों इसकी स्थापना किसने की है? तो भारत में सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की है। ठीक है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को परीक्षा संजीवनी में आइए डिस्कस करते हैं। तो गुजरात का जो मेहसाणा जिला है वहां पर है मोढेरा गांव, वहां पर भारत का सबसे पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे चलता है, तो वो यूनियन टेरिटरी है दीव। क्या है वो? दीव है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे पहला जो सौर संचालित शहर है वो कौन सा है? सांची है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सौर ऊर्जा प्लांट है जो उत्पादन क्षमता के मामले में कहां पर है? तेलंगाना के रामागुंडम जगह पर है, याद रखेंगे। ठीक है, और सौर ऊर्जा से संचालित नौका कौन सा है? ये केरल में है, इसका नाम है आदित्य। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात कर लेते हैं, जिसमें भारत और फ्रांस ने इसका इनिशिएशन स्टार्ट किया था। दुनिया भर के अनेक देशों को साथ में लाया है भारत और फ्रांस ने, जिसका मकसद है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी का यूज करना है और इसे ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, और आईएसए के जो महानिदेशक हैं अजय माथुर है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ठीक है, आइए देखते चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों वर्ल्ड पल्सेस डे आज 10 फरवरी है, और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। तो 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को हमने मनाने की घोषणा 2019 में की थी। देखिए थीम क्या है? दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग।
दोस्तों दालें जो होती हैं, आपको सबसे ज्यादा जो शाकाहारी लोग हैं वो दाल खाना पसंद करते हैं। हमारे भारत में दाल चावल एक इंपॉर्टेंट फूड आइटम है जिसे हम कंज्यूम करते हैं। तो दालों से हमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिलती है और अलग अलग प्रकार की दालों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि शरीर में प्रोटीन जाए। इसके उद्देश्य, इसके अवेयरनेस के लिए दिन मनाया जाता है। तो दालों के पोषण और उसके जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसके जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है। 2016 में जो 2016 का वर्ष था वो अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया था। इस साल जो 2024 का वर्ष है ये कैमलिट्स के लिए घोषित हुआ है। 2023 का जो वर्ष है वो बाजरा वर्ष घोषित हुआ है। दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करते हो। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और 28 फरवरी को रेयर डिसीज डे भी मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 2025 तक भारत में कितने लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देगा? तो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी फैसला किया है कि भारत में 2025 तक ऐसे 20 लाख लोग होंगे, 20 लाख लोग होंगे जिन्हें 2025 तक एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहां पे फैसला किया है कि एआई के क्षेत्र में हम यहां पे भारतीय लोगों की दक्षता को बढ़ाएंगे, इफिशिएंसी को बनाएंगे, उनको यहां पे प्रशिक्षित करेंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, इनका नाम है सत्य नडेला, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। इन्होंने इसकी घोषणा की है। दोस्तों इससे क्या होगा, एआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करेगा हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारी जीडीपी को बढ़ाने के लिए। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको बताने वाला हूं, आइए देखते हैं। एआई सेफ्टी समिट कहां पर हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेफ्टी समिट आयोजित किया गया। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुवादनी एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है, तो केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है ताकि क्षेत्रीय भाषा में जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र अपने सिलेबस को पढ़ सकें। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई लॉन्च किया है। आप इसकी मदद से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, इमेजेस, टेक्स्ट फॉर्मेट, अलग अलग प्रकार से बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 1975 में इसकी स्थापना हुई है, जिसकी स्थापना बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया है और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है, यूएसए में। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम बात करेंगे भारत में स्थापित बहुत सारे जो पार्क हैं, जो स्पेशलाइज क्षेत्र हैं किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो भारत का जो टी पार्क कहा जाता है वो कौन सी जगह है? तो ये असम है। भारत का फायर पार्क कौन सा है? भुवनेश्वर है। भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क है उत्तर प्रदेश है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली है। उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क जो कठुआ जम्मू कश्मीर में। पहला जियो पार्क मध्य प्रदेश में। भारत दर्शन पार्क दिल्ली में। आइए देखते दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन सैफ अंडर 19 वीमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 टाइटल? तो दोस्तों ये चैंपियनशिप बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में आयोजित की गई और भारत यहां पर विजेता बना है। भारत यहां पर सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। देखिए जर्मनी की बात करें तो 2023 में 15 नंबर का हॉकी विश्व कप भारत में हुआ था और जर्मनी विजेता बना है। ठीक है, जर्मनी यहां पर विजेता बना है, बेल्जियम को हरा करके जर्मनी यहां पर विजेता बना है, पूछा जा सकता है। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड ने अभी यहां पर जो हॉकी का FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप हुआ था तो नीदरलैंड ने भारत को हरा करके जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC वर्ल्ड कप जीता है भारत को हरा करके। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे। वापस से आते हैं अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के बारे में। तो दोस्तों 2024 जो इस चैंपियनशिप का आयोजन था बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इसका आयोजन किया गया। आपको ये बात याद रखना है। फाइनल में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला हुआ और दोनों ही विजेता घोषित हुए हैं, संयुक्त रूप से दोनों ही विजेता बने हैं। देखिए यहां पे बात कर लेते हैं सैफ के बारे में, जिसे हम बोलते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी गठन 1997 में हुई है। इसमें टोटल 7 मेंबर हैं, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और भूटान। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है काजी सलाउद्दीन।
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फुटबॉल से रिलेटेड कप है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी, आशुतोष कप, मार्डेका कप, डूरंड कप, रोवर्स कप और सुब्रत कप। तो ये सभी कप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है? Which countries have been declared guest of honor for the World Government Summit 2024? तो साथियों यहाँ पे 3 देश जो हैं, इंडिया, तुर्की और कतर, इन तीनों देशों को यहाँ पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ठीक है, और ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन होगा कहां पर? तो दुबई में होगा, यूएई जगह है, यहां पर आयोजित किया जाएगा। 12 से लेकर 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, कौन सा समिट? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 होने वाला है। तो भारत, तुर्की और कतर को यहां पे शामिल किया गया है। तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया था यहां से लोगों को बचाने के लिए। कतर ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया, जिसमें अर्जेंटीना विनर बना फ्रांस को हरा करके। अब दोस्तों सम्मेलन का जो थीम है वो है भविष्य की सरकार को आकार देना, यानी अच्छे रूप से हर पूरे दुनिया भर में हर देश अच्छी सरकार चला सके, इस सम्मेलन का थीम, इसका उद्देश्य है। भारत की तरफ से भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी इसमें शामिल होने वाले हैं। अब दोस्तों बात यहां पे कॉन्फ्रेंस की आई है, तो 2023-24 के जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग कहां पर हुआ है? ब्राजील में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह जो कि 6 से लेकर 9 फरवरी तक हुआ, कहां पर? गोवा में इसका आयोजन किया गया। G77 शिखर सम्मेलन, यहां पे 77 देशों का समूह है, युगांडा में। कहां पर? युगांडा में। वैसे G7 सम्मेलन कहां पर हुआ? जापान में, लेकिन यहां पे मैं G77 की बात कर रहा हूं तो युगांडा वो जगह है। ठीक है, ओके। विंग्स इंडिया 2024 कहां पर हो चुका है? हैदराबाद में इसका आयोजन हो चुका है। भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहां पर हुआ? अबुजा, नाइजीरिया में। क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? बेंगलुरु में आयोजन हुआ है। आइए बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड? तो साथियों लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मोहम्मद शमी को मिला है। किसे मिला है? मोहम्मद शमी नहीं, मोहम्मद शमी को तो अर्जुन पुरस्कार मिला है, इसे हटाइए। प्यारेलाल शर्मा को मिला है। ठीक है, मेरे फेवरेट बॉलर है तो मैंने उनको टिक कर दिया। प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात करें तो मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार मिला है। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला, उनमें से एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी है। सविता कांसवाल को मिला है तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार मिला है, मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार मिला है। ठीक है, दीपा भंडारे को विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, दीपा भंडारे जी को। ठीक है, VSI पुरस्कार मिला है विज्ञान के क्षेत्र में। प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप मेरे पीछे प्यारेलाल शर्मा को देख रहे हैं जो कि संगीतकार है। कौन है ये म्यूजिक कंपोजर है। तो आर्ट के क्षेत्र में जो इन्होंने बहुत अहम योगदान कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए इन्हें लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब मैं आपके नॉलेज को थोड़ा और ऐड करूंगा। इस साल इन्हें भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण, उनमें से एक और व्यक्ति जो पद्म भूषण सम्मानित किए गए हैं वो प्यारेलाल शर्मा जी हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है और पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला है, उनमें से एक है प्यारेलाल शर्मा। हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए, एक बार उसको भी रिवाइज करते हैं। तो पुजारी ईश्वरी प्रसाद जी को शंकर स्मृति पुरस्कार मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत का 50वां भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर जी को 49 नंबर का भारत रत्न मिला है। और निखिल वाघ को महागौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। रवि शास्त्री जी को कर्नल CK नायडू अवार्ड मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। रणवीर कपूर यहां पर फिल्म फेयर के बेस्ट अभिनेता हुए हैं। फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट अभिनेत्री आलिया भट्ट है। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? सूर्य कुमार यादव, लगातार 2 सालों से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण संशोधन विधेयक
2024 में भी संशोधन हुआ इस एक्ट में। ये किस वर्ष के जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किया गया है? देखिए ये एक्ट लाया कब गया था, तो 1974 में 1974 में एक्ट लाया गया था कि जो हमारा जल है उसे प्रदूषित ना किया जाए। अगर प्रदूषित कोई करता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सख्त प्रोविजन है, ठीक है। तो जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए यहां पर जल निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण संशोधन विधेयक में अभी और बहुत सारे बदलाव किए गए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन ये 1974 में ये एक्ट आया था। ये एक्ट कौन सा? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसी में अमेंड किया गया है, ठीक है। और संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य यही है 1974 के जितने प्रावधान है उसमें चेंज लाना, ऑब्जेक्ट उनमें संशोधन करना। क्लियर है? तो दोस्तों ये जो अधिनियम है, ये जो एक्ट है, इससे रोकने के लिए यहां पर क्या होगा, केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रावधान है, यानी सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहां पर जो है स्थापित किए गए हैं इस अधिनियम के तहत, जो क्या करेंगे, जल के प्रदूषण को रोकेंगे। शुरुआत इसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर लागू होगा, फिर पूरे भारत में इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। कोई भी प्रदूषण करता है, यानी बहुत सारे, कई बार ऐसा होता है इंडस्ट्री से जो वेस्ट होता है डायरेक्ट पानी में डंप कर देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, नदियों में छोड़ देते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो ऐसे प्रावधानों का जो उल्लंघन करेगा तो उसे 10,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए के बीच तक फाइन लगाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, जिस प्रकार से नुकसान उसने किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पर्यावरण नीति हैं, जैसे राष्ट्रीय वन नीति 1952, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 2000 में और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लाई गई थी। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, केंद्रीय कैबिनेट ने मत्स्य पालन क्षेत्र की किस योजना को मंजूरी दी है? विच स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द फिशरीज सेक्टर? तो दोस्तों यहाँ पे मत्स्य पालन के क्षेत्र में केंद्रीय कैबिनेट ने एक योजना लाई है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ठीक है। सूर्योदय योजना का लक्ष्य है 1 करोड़ रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना करना, सोलर जो प्लांट है छोटे छोटे, ताकि गरीबों का बिल कम हो। विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को लागू हुई है, जिसके तहत जो श्रमिक हैं उनको लोन दिया जाएगा, ठीक है। महिला किसान ड्रोन योजना से नाम से स्पष्ट है क्या काम हो रहा है। तो सभी जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी अगले 4 साल में उन्हें 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इससे रोजगार का सृजन होगा, मत्स्य पालन के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, इसका मकसद है। दोस्तों केंद्र की बहुत सारी योजनाएं आई, एक बार डिस्कस करते हैं। तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में स्टार्ट किया गया, जल जीवन मिशन 2019 में, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो फुटपाथ पर जो क्या लगाते, ठेला लगाते उनके लिए 2020 में, पीएम मित्रा योजना कपड़ा, पीएम मित्रा योजना 2021 में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, स्माइल योजना 2022 में, अग्निपथ योजना 2022 में, पीएम श्री योजना 2022 में लॉन्च हुई है, जिसमें मोटे अनाज और पौष्टिक अनाज, मोटे अनाज का उत्पादन किया जा सके, सेवन किया जा सके, इसका मकसद है। और आरोग्य मित्र 2023 में, पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में लॉन्च की गई है। तो दोस्तों यहां से 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारे फिनिश हो जाते हैं। अब दोस्तों बारी है RRR सेशन की, जिसे हम बोलते हैं रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स। अक्टूबर 2023 के प्रश्नों को यहां पे रिवाइज करेंगे। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, मुख्यमंत्री मक्का मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? तो मक्का मिशन दोस्तों कहां स्टार्ट हुआ है? उड़ीसा राज्य में इसे स्टार्ट किया गया। प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर है मोहम्मद शमी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस कमेमोरेशन डे 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे पंक्चुअल एयरपोर्ट बना है, कहां पर है? बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओडिशा के जो नए गवर्नर बने, इनका क्या नाम है? तो रघुवर दास ओडिशा के नए गवर्नर बने हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें 64th प्लेस पर है। भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया।
वैश्विक पेंशन सूचकांक में 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत इसमें 45 प्लेस पर। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरिंदम बागची। कौन बने हैं? अरिंदम बागची जो है ये स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। अब दोस्तों यहां पर 9 फरवरी, कल 9 फरवरी था और कल के करंट अफेयर्स का मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कल के करंट अफेयर्स पे गौर करते हैं। विश्व पुस्तक मेले 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। गुरु श्रील प्रभुपाद की 150 नंबर की जयंती कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया है? तो गुरु श्रील प्रभुपाद की 150 नंबर की जयंती का जो कार्यक्रम है वो कहां पर हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। सरकार के द्वारा किस देश की सीमा पर बाढ़ फेसिंग लगाने का फैसला किया है? तो 1600 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की जो सीमा है भारत और म्यांमार के बीच, वहां पे बाढ़ लगाया जाएगा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय तेज गेंदबाज कौन है? तो पहले तेज गेंदबाज है जसप्रीत बुमराह। पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये है नरेंद्र कुमार यादव, IRS ऑफिसर है। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहां पर, किस देश में किया गया? सऊदी अरब में किया गया है। विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है नामीबिया के नए राष्ट्रपति बने, इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है नंगोलो मबुम्बा। नेक्स्ट आई देखते हैं सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है? तो दोस्तों इसका नाम हो गया है निरंजन शाह स्टेडियम। साथियों यहां पर मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण 5 प्रश्न कराने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में निश्चित यहां से प्रश्न आएगा। जो प्रकाश है छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है, इसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों प्रकाश जो है छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है, इसे फोटान कहते हैं। प्रकाश तरंग जो लाइट वेव है वो कैसे, किस प्रकार की तरंग है? तो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फेज होता है और इलेक्ट्रिक फेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है ये हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? कोई अवरोध है प्रकाश मुड़ जाए, इसे बोलते विवर्तन, इंग्लिश में बोलते डिफरेक्शन। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहां पर होगा? तो प्रकाश जो है निर्वात में, यानी प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, लाइट किसी भी मीडियम को बिना किसी मीडियम के वहां पे ट्रैवल करता है। अब साथियों 10 फरवरी के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ लिया, अब दोस्तों टेस्ट की बारी है, ताकि ये पता चले कि आपने कितने अच्छे से लेक्चर को सुना या फिर पढ़ा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? असम में गुवाहाटी में किया जा रहा है, चौथा संस्करण है। चौधरी चरण सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कहां हुई? 2015 में भारत और फ्रांस के प्रयासों से। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? तो 1975 में हुई है। G77 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो युगांडा में G77 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2023 में इसे स्टार्ट किया गया। रोवर्स कप किस खेल से रिलेटेड है? तो रोवर्स कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया गया? हैदराबाद में किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वो कब हुआ था पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1972 में, 1972 में आपको याद रखना है। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक इमेज दी गई है, आप इनके बारे में डिटेल से बताएंगे कि ये कौन है, इन्होंने क्या किया है। दोस्तों 9 फरवरी का हमारे पास रिजल्ट है। डेली आपका 11 बजे टेस्ट होता है। इसमें स्टैटिक जीके का टेस्ट होता है,
मिक्स क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है RRR, जो आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़िए और डेली टेस्ट दीजिए। यहाँ पे देखिए हमारे पास टॉपर है ब्रजेश यादव, सेकंड बाबर अंसारी, थर्ड गायत्री कुमारी, फोर्थ संगीता, फिफ्थ नरेश, सिक्स्थ भोला, सेवन विकास, एट सविता, नाइन्थ रचना और 10th अभिषेक सरोज। दोस्तों हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है स्टडी कर। दोस्तों स्टडी कर जो चैनल है, यहाँ पर हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पर आपको पढ़ाती है। ये करंट अफेयर्स के लिए पूरा डेडिकेटेड चैनल है, तो आप करंट अफेयर्स यहाँ पढ़ें। वहां भी मैं अपने लेक्चर लूंगा स्टडी कर हमारे दूसरे चैनल पर। और आज लेक्चर नंबर जो है वो 5th है और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। वो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। शाम को 6:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। सुरजीत सर बेहतरीन 8 बजे आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और राजेश सर आपको शाम को 9 बजे और यहाँ पर 10,000 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। जरूर लीजिएगा क्लास, यू विल गेट बेनिफिट ऑफ फ्रॉम दिस मैराथन क्लासेस। 60 दिन में 60 मैराथन पढ़ा रहे हैं। दोस्तों ईयरली ई बुक हमने लॉन्च की है, मंथली ई बुक लॉन्च की है, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी कर एप्लीकेशन से। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे सेक्शन है जहां से आप इसका फायदा उठा सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर इंपॉर्टेंट नोट्स एंड अपडेशन। दोस्तों राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अपने लक्ष्य को हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए काम करो। और आज पढ़ लो कि 6 से 7 घंटे पढ़ोगे और मुझे बताना, आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कल किसने 6 से 7 घंटे पढ़ाई की है। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और सबका रिप्लाई भी करूंगा। मिलते हैं, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।